है कि केवल सुप्रिया सुले नहीं, इनफैक्ट जो 3 सांसद उद्धव ठाकरे के पास हैं वो भी समर्थन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अरविंद सावंत ने तो ऑन रिकॉर्ड इंडिया टीवी से बातचीत में कहा था कि डिलिमिटेशन को तो हमारा कोई विरोधी नहीं है, हम तो इसके समर्थन में है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये इंडिया टीवी से कहा था। और यूबीटी जो है वो भी इस बात को लेकर समर्थन दे सकती है। जब 50% की बात आएगी तो उस मामले में वो भी समर्थन देने के लिए तैयार है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी उनका स्टैंड क्या है ये फिर से एक बार जो है उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बिल को लेकर एनडीए के पक्ष में जो है आंकड़े जुड़ते नजर आ रहे हैं। ठीक है, और ठीक है। शरद पवार जो है उनकी भूमिका हमेशा जो है, कांग्रेस को भी ये संदेह रहा है कि वो हमेशा डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो सपोर्ट करते रहते हैं। तो इस बार जो सत्र होगा उसमें भी कहीं ना कहीं ये दिखाई देगा कि शरद पवार की पार्टी हो सकता है कि एनडीए के साथ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, लेकिन सचिन आप बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के बचे हुए 3 सांसद भी समर्थन कर सकते हैं। समर्थन ही करना था तो बाकी 6 भी रोक लेते, वो भी क्यों गए, पार्टी क्यों टूटी। एक बार अब देवेंद्र के पास चलते हैं। देवेंद्र, लेकिन सुप्रिया सुले ने यह भी कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप लोग हमारा कांग्रेस पार्टी में मर्जर करा चुके हैं, आप लोग ये भी कह चुके हैं हम एनडीए में जा रहे हैं, अब तो बस मन से बचिए कि आप मन से में ही हमको मिलवा दीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि एनडीए में जाने की बात अभी नहीं है, ये उन्होंने साफ साफ कहा कि एनडीए में हम नहीं जा रहे हैं। तो क्या है, मतलब बात क्या चल रही है उनसे? देखिए सर, महाराष्ट्र में या किसी भी राज्य में नेता एक्चुअल घटना होने से पहले तक क्या बोलते हैं और घटनाएं क्या होती है, इसके कुछ उदाहरण उठाकर आप समझें। महाराष्ट्र के संदर्भ में ये भी समझ लें कि जैसे शिवसेना के जिन सांसदों के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे कैंप में आने की बात थी, जब तक जिस दिन तक वो नहीं आया उसके पहले शिवसेना के जो नेता थे उनके बयान किस प्रकार के आते थे, क्या क्या वो कहते रहे। उसके पहले अजीत पवार के जब इधर आने की बात थी तब किस प्रकार की बातें कही जाती थी। तो जाहिर तौर पर जब कोई पॉलिटिकल स्टेज डेवलपिंग मोड में होता है तो उस समय नेता तब तक उस पर कुछ नहीं बोल सकते जब तक अंतिम मुहर ना लग जाए। ये जो एकदम भरोसेमंद सोर्सेज से सौरभ जो जानकारी है वो ये कि एनसीपी के चाहे विधायक हों या सांसद हों, उनमें से एक बड़ी संख्या ये है, वो आधे से अधिक है, जो ये चाहते हैं कि एनडीए के साथ आया जाए। और जयंत पाटिल उसके ऑलरेडी सूत्रधार हो चुके हैं। सौरभ, ये एनसीपी के नेताओं से भी उनकी जो बातचीत हुई उसमें भी उन्होंने कम्युनिकेट किया है कि एनडीए के साथ जाना बेहतर है, अधिकांश नेता हमारे चाहते हैं। और दूसरी बात कि जब देवेंद्र फडणवीस से उनकी मुलाकात हुई या उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े के साथ 3 जुलाई की जो उनकी मुलाकात हुई थी उसमें ये सारी बातें कम्युनिकेट हो चुकी है। तो ऑलरेडी उस पर बातचीत चल रही है सौरभ। और उसमें फैसला बीजेपी को इस लिहाज से करना है कि अगर उनको एनडीए में लाना है तो बीजेपी की शर्त यह है कि वो एकजुट होकर आएँ, यानी कि मर्जर करके आएँ, अलग अलग नहीं। दूसरी चीज़ कि राज्य में भले ही बीजेपी को विधायकों की दरकार नहीं है, जो कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उनके 10 विधायकों की, लेकिन केंद्र में उन सांसदों की ज़रूरत है क्योंकि कई महत्वपूर्ण बिल है। ये महिला आरक्षण के बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल भी आने वाला है। तो उस कंडीशन में बीजेपी को यहाँ पर शक्ति मिलेगी। लेकिन समस्या ये आएगी कि अजीत पवार गुट के जो नेता हैं वो इसमें बहुत कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। जैसे ही सुप्रिया सुले और उनके साथ बाकी एनसीपी के नेता आएंगे वहाँ पर उनकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर होगी। और ये सारी बातचीत अभी आगे होनी है। जो कल देवेंद्र फडणवीस के घर पे आप सौरभ सोचिए कि जयंत पाटिल जाते हैं, जयंत पाटिल के बाद दूसरे एनसीपी के गुट के नेता भी जाते हैं। क्या ये सारी चीज़ें यूं ही हो रही है? और एनसीपी नेताओं के, एनसीपी शरद पवार के जो नेता हैं उनके एनडीए में आने के पीछे उनकी जो लालसा है, जो चाहक है सौरभ, वो ये कि जैसे ही वो एनडीए के साथ आएंगे राज्य में भी उन्हें राज्य की सरकार की मदद मिलेगी, केंद्र में भी केंद्र की सरकार मदद मिलेगी, जिससे आगे की उनकी राजनीति ज़्यादा चमकदार नजर आएगी। उनके पास ऐसा कोई कारण नहीं कि एनडीए से वो अपनी दूरी बनाना चाहें। ये फैसला बीजेपी को करना है। बातचीत ऑलरेडी चल रही है। आपने जो बताया कि बीजेपी ये चाहती है कि अगर एनडीए में अगर ये एनडीए में शामिल होते हैं तो एनसीपी के दोनों धड़े एक होकर के आए, अदरवाइज आउटसाइड सपोर्ट, इशू बेस्ड सपोर्ट इन सारे बिल्स को, डिलिमिटेशन बिल्स समेत, उसको तय मान के चलें। हाँ, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है सौरभ कि उस आंकड़ों को लेकर तो वहाँ पर कोई गतिरोध नहीं है। और आप समझें कि अगर बीजेपी के इतने महत्वपूर्ण बिल को इस रूप में अगर एनसीपी शरद पवार के नेता सपोर्ट की बात या बिल आएगी तब देखेंगे, इस तरह की बात अगर वो कर रहे हैं तो अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पर्दे के अंदर फिर क्या कुछ चल रहा होगा। अगर रिकॉर्ड पे इतनी चीज़ें कही जा रही है, रिकॉर्ड पे अगर जयंत पाटिल ये कह रहे हैं कि दिल्ली का फैसला वो सुप्रिया तय करते हैं, तो पर्दे के भीतर क्या चल रहा होगा ये आप समझ सकते हैं। और वो बातचीत यकीनी तौर पे काफ़ी एडवांस स्टेज में जा चुका है, क्योंकि मामला कोर्ट में भी चल रहा है। सर अभी भी ध्यान रखें कि एनसीपी के दोनों गुट का मामला कोर्ट में भी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें बीजेपी के जहन में है कि बेहतर है कि अगर आप एक मर्जर करके आएँ तो फिर एनडीए के लिए आसान होगा। बाकी बिल पर सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए।
देवेंद्र आपका बहुत शुक्रिया सचिन आपका भी। अब इस खबर की पुष्टि एक्चुअली वैसे आपको बताऊं कल जो है पी चिदम्बरम जी कर चुके थे, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, पूर्व वित्त मंत्री, गृह मंत्री। उन्होंने कहा कि एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया उन्होंने एक्स पर, और उसमें उन्होंने लिखा कि सरकार मानसून सत्र में परिसीमन का बिल लाने वाली है और भी कई महत्वपूर्ण बिल लेकर के आएगी, और हमने ये पता चला है कि नंबर पूरे करने के लिए अब वो डीएमके और एनसीपी शरद पवार पर उन्होंने निगाहें लगा रखी हैं, इन दोनों पार्टियों के ऊपर। और अगर ये दोनों पार्टियां जो कि अप्रैल में ये बिल आया था डिलिमिटेशन का, तो इसको विरोध कर चुकी हैं, अगर ये अब साथ देती हैं तो ये अपनी अंतरात्मा के साथ धोखा करेंगी। तो चिदम्बरम जी ने ही पत्ते खोल दिए कि ये लगभग इन दोनों का, ये आप तय मानिए, उन्होंने डीएमके का और शरद पवार की पार्टी का खुल करके नाम लिया था।